नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। 5 की बात में सबसे पहले खबर दिल्ली बल्कि देश की सबसे सुरक्षित जेल माने जाने वाली तिहाड़ जेल की, क्योंकि यहां पर एक बार फिर से गैंग वॉर की खबर आई है। दिल्ली की तिहाड़ जेल देश की सबसे सुरक्षित जेल बताई जाती है और वहां पर एक बड़ी लापरवाही तिहाड़ प्रशासन की सामने आई है। यहां एक गैंगस्टर की हत्या कर दी गई है। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हत्या हो गई है। टिल्लू पर जेल में ही बंद बदमाश योगेश टुंडा ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। बुरी तरह से घायल हालत में टिल्लू को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये बताया गया कि टिल्लू तिहाड़ जेल के हाई रिस्क वार्ड में ग्राउंड फ्लोर पे बंद था, जहां गोगी गैंग से जुड़े 4 बदमाश दीपक उर्फ तीतर, योगेश उर्फ टुंडा, राजेंद्र और रियाज ने टिल्लू पर हमला किया। टिल्लू रोहिणी कोर्ट में हुई फायरिंग केस में मुख्य साजिशकर्ता था, जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की कोर्ट के अंदर हत्या कर दी गई थी। तो ये आज की खबर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तिहाड़ जेल में इससे पहले इस तरह का कोई हादसा ना हुआ हो। इससे पहले बस 2 ही हफ्ते पहले लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की तिहाड़ जेल के अंदर ही हत्या हुई और प्रिंस तेवतिया तिहाड़ जेल में जेल नंबर 3 में बंद था, जो कि इस बात के लिए काफी बदनाम है। वहां पर काफी हत्याएं हुई हैं पहले भी। देश की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में ये गैंग वॉर नया नहीं है, एक खूनी इतिहास रहा है इसका, इसलिए सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन तिहाड़ जेल से पहले जानकारी दे रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर। सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में आज सुबह करीब 6:15 बजे जेल नंबर 9 के अंदर दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। इस हत्या में 4 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें योगेश टुंडा, रोहित तीतर, राजेश और रियाज खान हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सभी जितेंद्र गोगी गैंग के गुर्गे हैं। जितेंद्र गोगी की 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया ने हत्या करवा दी थी और उसके 2 शूटरों को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट रूम में ही ढेर कर दिया था। तो जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया की बहुत पुरानी दुश्मनी है। पहले कॉलेज में ये दोस्त थे, लेकिन बाद में फिर जब इनकी दुश्मनी हुई तो इन्होंने एक दूसरे के गैंग के गुर्गों को मारना शुरू किया और इस तरह से 2008 से लेकर अब तक दर्जनों हत्याएं दोनों ही गैंग के गुर्गों की हो चुकी हैं। आज सुबह करीब 6:15 बजे जो जितेंद्र गोगी गैंग के गुर्गे हैं योगेश टुंडा और उसके साथी, वो जेल नंबर 9 में पहली मंजिल पर बंद थे और वहां से उन्होंने लोहे की ग्रिल तोड़ी, उसको नुकीला किया। फिर वो चद्दर बांधकर जो है नीचे जो पहली जो ग्राउंड फ्लोर है जहां पर टिल्लू ताजपुरिया बंद था, वहां पर पहुंचे और फिर इन लोगों ने टिल्लू ताजपुरिया पर उसी नुकीली लोहे के ग्रिल से 40 से ज़्यादा बार हमला किया और जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इस हमले में 2 दूसरे कैदी जो है वो घायल हो गए हैं। तो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, मजिस्ट्रेट भी इस पूरे मामले की जो है जांच कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टिल्लू ताजपुरिया का आपराधिक इतिहास देखें तो उस पर 11 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। उस पर दिल्ली पुलिस ने 2018 में मकोका लगाया था। इसके साथ ही 2016 में उसको सोनीपत पुलिस ने मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया था और तब से वो जेल में था। लेकिन जेल में रहते हुए उसने दिल्ली के दूसरे गैंगस्टरों रोहित बबानिया और सुनील लाठी के साथ हाथ मिलाया और उसके बाद लगातार वो जितेंद्र गोगी गैंग के गुर्गों की हत्या करवा रहा था। यहाँ तक कि उसने 2021 में जितेंद्र गोगी की ही हत्या करवा दी। तो जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद जो उसका गैंग था वो दीपक बॉक्सर संभाल रहा था, जिसको हाल ही में दिल्ली पुलिस मैक्सिको से लेकर आई है और वो भी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। तो अभी इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस है वो हत्या का केस दर्ज कर जांच कर रही है। लेकिन अगर आप देखें तो तिहाड़ जेल की बहुत बड़ी लापरवाही है कि आखिर कैसे कड़ी सुरक्षा में एक
दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर की हत्या हो गई। इसकी पहले अभी हाल में एक और गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया को भी तिहाड़ जेल में मारा गया था और उसकी हत्या का आरोप उसके राइवल गैंग रोहित चौधरी पर था। तो हाल ही में ये दूसरे गैंगस्टर का मर्डर तिहाड़ जेल में है। यहाँ कड़ी सुरक्षा होती है। जहाँ पर टिल्लू ताजपुरिया था, जिस जेल में था, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वो हाई रिस्क वार्ड है, 24 घंटे वहाँ पर सुरक्षा होती है। तो आखिरकार ये जो राइवल गैंग के लोग हैं ये वहाँ तक कैसे पहुँच गए? सूत्रों से जानकारी मिली है कि बहुत सारे जो बड़े गैंगस्टर हैं वो पैसे देकर अपनी जेल शिफ्ट करवाते हैं और फिर पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दे देते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर बड़ी वारदात की कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मार दिया गया और हत्या का आरोप जितेंद्र गोगी गैंग के 4 लोगों पर है। हालांकि कुछ देर पहले जो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है जो कनाडा में है, उसने भी सोशल मीडिया के जरिए इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तिहाड़ जेल जो बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल है, वहां पर गैंग वॉर का भी एक इतिहास रहा है, हत्या का इतिहास रहा है। हाल के कुछ सालों में ही नजर डालें अगर हम ग्राफिक्स के जरिए, तो अगस्त 2015 में 4 कैदियों ने रॉड से एक साथी कैदी की हत्या कर दी थी। ये अगस्त 2015 की बात है। अक्सर वहां पर अंदर में ही मौजूद चीजों को हथियार बना लेते हैं कैदी। अक्टूबर 2015 में 2 गुटों में यहाँ पे खूनी संघर्ष हुआ, 2 कैदियों की मौत हुई। जनवरी 2016 में फिर से एक कैदी को साथी कैदियों ने पीट कर मार डाला। मार्च 2017 में 2 गुटों के बीच यहां खूनी संघर्ष हुआ जिसमें 17 कैदी घायल हुए। 4 अगस्त 2021 अंकित गुर्जर नाम के कैदी की हत्या हुई। फिर सितंबर 2021 में जेल नंबर 3 में झड़प और 3 कैदी घायल हुए। 4 मई 2022 कैदियों के बीच चाकूबाजी में असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट पर ही हमला कर दिया गया और 10 जून 2022 कैदियों के बीच खूनी संघर्ष में 15 लोग घायल हुए। 9 जुलाई 2022 को राजेश उर्फ इमरान को 2 कैदियों ने चाकू मारा। फिर जुलाई के बाद सितंबर में ही 2022 में धर्मवीर उर्फ टिंकू नाम के कैदी की यहां संदिग्ध हालत में मौत हो गई और 14 अप्रैल को ही अभी 2023 14 अप्रैल को गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या यहां पर की गई। तो एक इतिहास रहा है इस जेल का भी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय सुनील गुप्ता जी, जो कि पूर्व प्रवक्ता रहे हैं तिहाड़ जेल के, और एलन राव हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस की। एलन राव साहब, तिहाड़ जेल सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है देश भर की। इस तरह की घटनाओं से, इस तरह के हादसों से इस सुरक्षा पे सवाल खड़ा होता है, कैसे हो जाता है इतनी हाई सिक्योरिटी जेल में इस तरह के हमले? देखिए नगमा जी, ये नो डाउट तिहाड़ जेल एशिया की सबसे अच्छी सुरक्षित जेल मानी जाती है और ये है भी, इसमें कोई डाउट नहीं। और सबसे ज्यादा इनमेट्स इसमें रहते हैं, बहुत ज्यादा कैदी रहते हैं इसमें। और कुल मिलाकर यहाँ पर 9 या 10 जेल अभी हैं तिहाड़ के अंदर। उसके बाद रोहिणी जेल है, फिर कड़कड़ुमा के बाद वहाँ पे दूसरी एक और जेल है। तो ये सारी चीजें, और ये पूरा कंट्रोल यहाँ पर डीजी प्रिजन्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स है, उनका ओवरऑल सुपरविजन होता है। और इसमें जैसा आपने पूछा कि कैसे हो जाता है, ये देखिए, ये गैंगस्टर्स की आपस में राइवलरी होती है, दुश्मनी होती है, और गैंगस्टर्स के पास वहां पर कोई अंदर रहते हुए कोई और काम तो है नहीं, यही प्लानिंग करते रहते हैं कैसे किसका क्या किया जाए, कैसे वध किया जाए, कैसे किस प्रकार से इन्होंने, जिस प्रकार से इस केस में वेपन का कैसे इस्तेमाल किया कि एक जंगले की रेलिंग को या उसकी राड को निकालकर उसको पहना करके उसके इससे ज्यादा घाव। सुनील जी, ये तो पता ही है कि यहाँ पे बहुत शातिर बदमाश और क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स आ रहे हैं, तो इसलिए तो ये हाई सिक्योरिटी जेल है कि ये तो इस तरह की प्लानिंग करेंगे, आपस में दुश्मनियां भी होंगी, ये हो सकता है। तो सिक्योरिटी पे सवाल उठाना तो वाजिब है ही, ये तो होगा ही कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई, इसलिए ऐसा होता है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अभी ही हुआ है, कुछ तो हमने 2015 से लेके अब तक की बातें बताई कि कितनी बार खूनी झड़पें, यहाँ पे एक दूसरे पे हमला। तो इन सब को देखकर हमारे साथ में सुनील जी भी मौजूद हैं। सुनील जी, आपको किस तरह के रिफॉर्म्स हुए जेल के अंदर, सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या चीजें हुई? चूंकि आप प्रवक्ता रह चुके हैं तिहाड़ जेल के, आपने तो देखा है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, तो क्या अब ज्यादा सुरक्षित हो पाई है ये जेल? देखें नगमा, आजकल दिल्ली में जो गैंगस्टर्स हैं काफी ज्यादा हो गए हैं। मुझे याद है जब हम वहां पे होते थे
तब या 2 या 3 गैंगस्टर्स होते थे, और आज मेरे ख्याल 15 या 16 गैंगस्टर हैं, वो डिफरेंट गैंग्स के हैं, और बहुत सारे तो अपोजिट गैंग्स के हैं। तो सबसे पहले जब कोई बंदा जेल में आता है तो हमें ये देखना होता है कि ये कहीं 2 अपोजिट गैंग जो है एक ही जेल में ना हो जाए। अगर 2 अपोजिट गैंग एक ही जेल में हो जाते हैं तो उसमें फिर ऐसे हादसे जो है इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई बार क्या होता है इसमें नगमा की जो जेल मैनुअल कहता है कि पुलिस हमें इन्फॉर्म करेगी कि जो बंदा अगर ऐसे गैंगस्टर्स कोई पकड़े जाते हैं किस गैंग का है, ये हमें बताएंगे। कई बार होता है ये हमें नहीं बता पाते, और कई बार क्या होता है अगर इन्होंने बताया भी होता है तो हम जो उनकी जो रिपोर्ट होती है उसको ठीक तरीके से ठीक स्पिरिट में उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उसका नतीजा ये होता है कि जैसे जो ये वाला इंसिडेंट हुआ है, 2 गैंग इकट्ठे एक ही जेल में हो गए। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि 2 गैंग अपोजिट गैंग कभी भी एक जेल में तो नहीं ये जो होंगे। सुनील जी, ये जो 2 गैंग हैं जिनके बारे में जो आज ये घटना हुई, टिल्लू ताजपुरिया, जितेंद्र गोगी, ये गलती है कि ये दोनों गैंग एक ही जेल में बंद कर दिए गए, या चूक है ये प्रशासन की? इसमें मुझे लग रहा है ये इनएडवर्टेंट मिस्टेक लगती है कि दोनों गैंग को जो है एक ही जेल में बंद कर दिया, जिससे कि हादसा हुआ। देखिए प्रिजनर्स जो होते हैं अब ये सारा दिन खाली बैठते रहते हैं और ये क्राइम के बारे में सोचते रहते हैं, तो इनका क्या होता है कि जो भी चीज इनके सामने होती है उसको ये वेपन जो है बना लेते हैं। जैसे आज के केस में आपने बताया है कि इन्होंने आयरन रॉड जो है उसकी गेट की जो है उसको तोड़ दिया और उसको तोड़ के कूद के नीचे चले गए। तो इनको ये पता होता है किस चीज का जो है इन्होंने वेपन बनाना है। जैसे मैंने बहुत देखा है कि ये छोटे चम्मच जो होते हैं, चम्मच का ये चाकू बना लेते हैं। जेल के अंदर जैसे ड्रग्स वगैरह लानी होती हैं तो ये ड्रग्स को जो है एक पॉलीथिन में छुपाएंगे और उसको इंजेस्ट करके और अपने बैरक में आते हैं और वोमिटिंग करते हैं और ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जो मोबाइल फोन होते हैं, मोबाइल फोन को ये अपनी बॉडी कैविटीज में छुपा के लाते हैं, बॉडी कैविटी में छुपा के लाते हैं और उनको जो है फिर इस्तेमाल करते हैं। ब्लेड जो है ये दांतों के बीच में रख लेते हैं और किसी के ऊपर अटैक करना, छोटे ब्लेड जो होते हैं सर्जिकल ब्लेड होते हैं, उससे इनको जब भी एक्सटॉर्शन वगैरह करना होता है तो उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इनका क्या है कि किसी ना किसी चीज, अब टीवी इनको दिए हुए हैं, अब टीवी में से कोई ये पुर्जा निकाल के उसका ये वेपन बना लेते हैं। तो किसी ना किसी चीज से ये इनका दिमाग जो होता है वो नेगेटिव उसके ऊपर चलता है, ये करते हैं। इसलिए जो मेरा जो सोचना है, अभी मेरे को पूरे फैक्ट्स नहीं पता लगे, मेरा जो सोचना है वो सबसे बड़ा सोचना है कि अगर ये दोनों अपोजिट गैंग के थे, ऑलरेडी एक गैंग के लीडर को जो है रोहिणी कोर्ट में मारा गया था, तो इनको एक ही जगह नहीं रखना चाहिए था। अब ये जो फॉल्ट हुआ है, ये जो इंक्वायरी, अब इसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे इसमें जी। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है उसकी इंक्वायरी में निकल के आएगा कि ये फॉल्ट जो है, जो उनको एक ही जेल में रखा, ये क्यों हुआ, ये गलती क्यों हुई, उससे पता लगा। जी, ये एक चूक आप बता रहे हैं कि यहाँ पर हुई होगी कि अगर 2 गैंग हैं, ऑपोजिट गैंग, 2 गुटों के लोग, तो उन्हें एक जेल में नहीं रखना चाहिए। और आपने बहुत सारी दिलचस्प बातें बताई कि किस तरह से यहाँ पर जो क्राइम है उसे अंजाम दिया जाता है। एलन राव साहब, आप पूर्व डीसीपी रहे हैं दिल्ली पुलिस में। दिल्ली की जो जेलें हैं जिसका जिक्र, एक तो तिहाड़ जेल की बात हम कर रहे हैं, रोहिणी की बात कर रहे हैं, ये सब जो जेलें हैं वो सुरक्षित जेलें मानी जाती हैं बाकी जेलों के मुकाबले पर। अब जब यहाँ पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं, अब मतलब ये नहीं कि आज ही हुई है, पहले भी कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो इनकी सुरक्षा पर सवाल उठता है। पर ये जेलें कैसे ज्यादा सुरक्षित, क्योंकि जो अब गैंग्स की बात की सुनील जी ने, गैंग्स बहुत बढ़ गए हैं, बड़े शातिर गैंग्स हैं, खूनी गैंग्स हैं, तो इसको देखते हुए इसकी सुरक्षा, जेलों की सुरक्षा के बारे में आप क्या जानकारी दे पाएंगे कि जब जहां पे इस तरह के गैंग्स होते हैं वहां पर क्या एक्स्ट्रा सुरक्षा होनी चाहिए, किस तरह की? देखिए, ये बिल्कुल गुप्ता जी ने जो बताया कि जो राइवल गैंग के आदमी है वो एक जेल में नहीं रहने चाहिए। और टिल्लू ताजपुरिया जिसका आज मर्डर हुआ है वो पहले मंडोली जेल में बताया गया था, वहां पे लॉज था। अब किन परिस्थितियों में वहां से इनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया जहाँ पर ऑलरेडी ये अपोजिट गैंग के लोग यहाँ पर स्टेशन थे, तो ये देखने वाली बात है जो इंक्वायरी में सामने आएगी। जहां तक बात जेल की सुरक्षा है, तीनों जेलों में, जैसे दिल्ली में जेल है तिहाड़ और रोहिणी और मंडोली, ये तीनों जेल बहुत ही हाई टेक जेलों की गिनती में आते हैं। यहाँ पर पूरी सुरक्षा के इंतजाम है, यहाँ पे जैमर्स लगे हैं, यहाँ पे फोन जनरली बात नहीं हो सकती। इसे ये भी एक सुविधा क्या यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है ताकि
किसी प्रकार से कैदी आपस में अगर गलती से मोबाइल फोन भी लेके आ जाए अंदर तो वो बात ना कर सके, ऐसा भी कुछ वहाँ प्रावधान किया गया है। सीसीटीवी फुटेज हर जगह लगे हुए होते हैं वहाँ पर, जो प्रोमिनेंट प्लेसेस पर सीसीटीवी में मान लो कोई ऐसी बात है तो वो रिकॉर्ड हो जाए, पता लग जाए, और किसी प्रकार से कोई आदमी दूसरे आदमी को अंदर जाने का कोई भी ऐसा जरिया नहीं होता है। लेकिन हाँ, कई और तरीके भी होते हैं, जैसे सामान जाता है यहाँ पे जेलों में, खाने पीने का सामान तो बाहर से जाएगा, जेल के अंदर तो होगा नहीं। जैसे उनका खाद्य पदार्थ जाता है, गाड़ी में जाता है, उनके आदमी जाते हैं, लेके जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं कोई न कोई चीज अगर मिली भगत है जेल के किसी स्टाफ की, तो उस चीजों के थ्रू भी कोई सामान जा सकता है, वेपन जा सकते हैं। और खास तौर से जैसे अभी बताया कि किस प्रकार से वेपन को शार्पनर बना के, चम्मच से बना के, किसी भी प्रकार के कोई वेपन को बनाकर ये करके, और खास तौर से जब प्रॉब्लम है जेलों में वो ये है कि कोई भी ऐसे संभ्रांत आदमी का व्यक्ति अगर वहां का ही चला जाता है, क्रिमिनल्स उससे एक्सटोर्शन करते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं, या उनको कहते हैं हम चाकू मारेंगे तुम्हें और ब्लेड मार देंगे, तो वो आदमी डर के फिर अपने घर वालों कहकर उनको पैसे भिजवाता है। पैसे इनको नहीं भिजवाता, इनके जो आदमी होते हैं बाहर उनको पैसे दिए जाते हैं। ये आम शिकायत है वहाँ की। और ड्रग्स की भी आम शिकायत है वहाँ की, जेल में ड्रग्स का होता है तो ड्रग्स भी वहाँ पर। बट एक चीज जरूर है, जेल के लोगों की मिली भगत के बिना ना तो वहाँ ड्रग्स का कुछ धंधा हो सकता है, ना किसी प्रकार से कोई और सुरक्षा में चूक हो सकती है। कहीं न कहीं जेल के लोगों की कोई लापरवाही समझिए या मिली भगत समझिए, उसी वजह से यहाँ पे सुरक्षा में कहीं न कहीं चूक होती है और ऐसे इंसिडेंट होते हैं। आपने बहुत डिटेल में सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताया है, और मुकेश सेंगरती ने भी आप पूरा डिटेल में आपको बताया है। तो ये सब चीजें वास्तविकता और धरातल पर सही उतरती है सब चीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है डीसीपी साहब के, ये कैसे जो करप्शन, भ्रष्टाचार है वो एक बहुत बड़ी समस्या है इन जेलों में, और इसी वजह से सुरक्षा में सेंध लगती है, चाहे वो सुरक्षा में चूक कहें या यहाँ पर जेल स्टाफ की मिलीभगत कहें, पर ये यहाँ पे होता है तभी ये चीजें होती हैं। सुनील जी, आप तो प्रवक्ता रहे तिहाड़ जेल के, और खास करके जो सबसे नामी जेल है देश की, वहां पर आपने देखा होगा ये करप्शन जो है, अब बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, तमाम तरह के लोग तिहाड़ में आ रहे हैं, करप्शन, भ्रष्टाचार, स्टाफ जो है वहां पर उनकी मिलीभगत, ये कितनी बड़ी समस्या दिखती है। अभी यहाँ पर आप देखें कि 2 हफ्ते पहले ही प्रिंस तेवतिया की भी वहां पे हत्या हुई। ये होने के बाद भी क्या सुरक्षा में कुछ कड़ाई की गई कि फिर तुरंत ही इस तरह की घटना हो जाती है, एक दूसरी घटना हो जाती है? करप्शन, भ्रष्टाचार एक बड़ा वहां पे मुद्दा है। नगमा, मैं बताऊं आपको, करप्शन वगैरह तो देखो सारे हिंदुस्तान में है, जेल को आइसोलेट नहीं कर सकते। हाँ। अगर बाहर है तो जेल में भी होगी, तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा करप्शन। मेन है हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल जो डेफिशिएंसी है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। जी। हमारे एक देखो स्टाफ को ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं, जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है स्टाफ का, यहाँ प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं है। मैं अपने टाइम के भी एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ। हमारा प्रिजन एक्ट कहता है कि जेल में ट्रेनिंग स्कूल होगा जिसमें कि तिहाड़ के स्टाफ को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। आप देखें दिल्ली पुलिस का अपना ट्रेनिंग स्कूल है, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म है, उसमें रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी देते हैं। ये इनको सब तरह की इनकी ट्रेनिंग होती है, आर्म्स ट्रेनिंग के लिए बार बार बुलाते हैं। हमारे यहाँ कोई अपना ट्रेनिंग स्कूल ना होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि अनप्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। मैं आपको बताऊं, अगर मेरा अपना एक्सपीरियंस जो कहता है 50% स्टाफ तो हमारा बिल्कुल ईमानदार है, 50% स्टाफ हमारा करप्ट है। अब इनका क्या है, पर प्रोफेशनलिज्म ना होने की वजह से क्या है कि वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। अगर आप उनको यही नहीं बताओगे कि आपकी क्या ड्यूटी है, अगर ये ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए कि किसी ने उसको ग्रिल को तोड़ दिया है तो क्या करना चाहिए, कोई प्रिजनर अगर आपसे लड़ाई करने पे उतारू हुआ है तो कैसे अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना है, तो प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज्यादा कमी है। दूसरा मैं आपको बताऊं, देखें कि जो हालांकि ये इंटरनल बात है, मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ जो सुप्रिंटेंडेंट जेल है, जो एसपी की पोस्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। और हमारे यहाँ जो एसपी की पोस्ट है, जो सुप्रिंटेंडेंट जेल की पोस्ट है, वो कोई पैरा मिलिट्री स्टाफ का जो है, कोई ट्रेंड स्टाफ उसको हैंडल नहीं करता, उसको सिविल सर्विस वाले उसको हैंडल करते। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है हमारे यहाँ, जैसे कि हमारे जेल में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप देखें जैसे पुलिस में एसपी, डीआईजी, सीपी तक सारे जो है प्रोफेशनल लोग होते हैं। हमारे यहाँ डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट स्टाफ को जो है वो ट्रेंड है, जो उसका इंचार्ज आ गया, सुप्रिंटेंडेंट जो आ गया, वो सिविल सर्विस से होता है। सिविल सर्विस का आदमी आप अगर उसको पूरी जेल का इंचार्ज बता दोगे, जिसको कि सिक्योरिटी का एबीसी नहीं पता,
वो जेल चलाएगा, उसमें क्या होता है कि तो 2-4 जो हमारे वेस्टेड स्टाफ होता है वो उनके साथ मिल जाते हैं, उनके साथ मिलके वो जेल के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। जो करप्ट स्टाफ होता है जी वो जेल के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और अपनी मर्जी से जेल चलाते हैं। तो ये मतलब एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है जो मैं आपके चैनल के थ्रू जो आना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। जो मूल ढांचा है उसमें कहाँ पे त्रुटियां हैं, कमियां हैं और वहां पर सुधार की जरूरत। तो इन कमियों की वजह से जाहिर है कि ये समस्या हल नहीं हो पाती, भ्रष्टाचार की समस्या हल नहीं हो पाती। आपने सही कहा कि कुछ हैं लोग, जैसे हर जगह होते हैं, जो भ्रष्ट हैं पर उनका कब्जा हो जाता है और तमाम तरह की सुरक्षा में चूक भी इस वजह से होती है। धन्यवाद आपका सुनील गुप्ता जी और एलन राव साहब, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और इसके बाद एक ब्रेक लेंगे हम 5 की बात में और फिर खबर महाराष्ट्र की। पवार के बयान के बाद मची हलचल, कौन होगा एनसीपी का नया बॉस। और इस वक्त खबर आ रही है कि गो फर्स्ट एयरलाइंस ने दिवालियेपन की अर्जी दे दी है। अगले कुछ दिन बुकिंग ये एयरलाइंस नहीं ले रही है और एयरलाइंस के पास कैश खत्म हो चुका है। इस कारण वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बकाये का भुगतान नहीं कर पा रही है। वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी है गो फर्स्ट और इसकी हालत खस्ता है। इस खबर के बारे में और विस्तार के लिए हमारे साथ परिमल जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। परिमल, क्या दिवालियेपन की अर्जी दे दी है इस कंपनी ने और क्या हालत बताई जा रही है? निश्चित तौर पे अर्जी दी गई है और कंपनी ने एक स्टेटमेंट भी अभी जारी किया है जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि इनकी जो फ्लीट है उसकी संख्या करीब 59 के आसपास है। 28 फ्लाइट जो है वो ग्राउंडेड हैं और ग्राउंडेड रहने के पीछे जो अहम वजह बताई गई कि लगातार जिस कंपनी से इंजन ले रहे थे वो इंजन लगातार खराब रह रहा था और जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है इनको। उस आंकड़े में ये भी सीधे तौर पे कहा गया है कि जो कंपनी है प्रैट एंड विट्नी वो फॉल्टी इंजन सप्लाई कर रहे थे। वो दिसंबर 2019 में 7% जो इंजन आ रहा था उसमें फॉल्ट पाया जा रहा था, फिर वो 2020 में 31% बढ़ गया और दिसंबर 2022 में वो बढ़कर 50% हो गया, जिसकी वजह से इनका ऑपरेशन सही से बहाल नहीं हो पाया और उसकी वजह से ये जो स्थिति निकल कर आई है वो यहाँ पर सामने में निकल कर आई, जिसकी वजह से इनको फ्लाइट भी कैंसिल करनी पड़ रही है और अर्जी भी दी गई है एनसीएलटी में। और साफ तौर पे ये भी कहा है कि सरकार को भी इसकी सूचना दी गई है और साथ में जो रेगुलेटर है डीजीसीए उनकी संज्ञान में भी डिटेल रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। बहरहाल यहाँ पर शुरुआती तौर पे ये समस्या जरूर है, जिन लोगों ने टिकट बुक करवाई हुई उनके सामने समस्या, लेकिन कंपनी के सामने उससे कहीं बड़ी ज्यादा समस्या निकल कर सामने में आ रही है क्योंकि इनका जो रेवेन्यू लॉस है वो भी 10,800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू लॉस लगभग बताया जा रहा है और यहाँ पर 5,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो इसमें काम करते हैं। तो ये तमाम चीजें और भी डिटेल के तौर पे निकल कर आएंगी। लेकिन हमने जेट का जो हाल देखा था पुराने वक्त में, जेट एयरवेज का 2019 के आसपास का वक्त रहा होगा, कुछ ऐसा ही हाल अभी फिलहाल जो है वो गो फर्स्ट के साथ है। जी, आपने सही कहा कि ये कंपनी एयरलाइंस के लिए एक बड़ी समस्या है, लेकिन साथ साथ जो उसमें तमाम स्टाफ काम कर रहे हैं और इतने लोगों की इसकी नौकरियां जाएंगी वो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। धन्यवाद आपका। ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है कि गो फर्स्ट की जो वेबसाइट है वो टिकट्स नहीं दे रही है। कंपनी ने दिवालियेपन की अर्जी दे दी है। कंपनी की हालत ख़राब है आर्थिक तौर पर और कैश खत्म हो गया है और वो ऑयल कंपनीज का भुगतान नहीं कर पा रही और इसलिए इंसॉल्वेंसी का मामला उसने दर्ज करा लिया है। महाराष्ट्र की राजनीति की बात, यहाँ पे काफी हलचल है और इस बीच ही एनसीपी अध्यक्ष ने पद छोड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। शरद पवार अपनी आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में ये ऐलान कर बैठे
इस फैसले से अनजान उनके समर्थकों ने उनसे फैसला वापस लेने की अपील की। जयंत पाटिल तो रोते नजर आए। बाद में एनसीपी के तमाम बड़े नेता पवार को मनाने उनके घर भी पहुंचे। वो एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे कि शरद पवार पार्टी प्रमुख बने रहें और साथ में एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दें। 82 साल के शरद पवार का ये फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब देश की सियासत बहुत ही अहम दौर से गुजर रही है। कई राज्यों में चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव भी काफी नजदीक हैं। आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विमुक्तच्या समाजाची भूमिका मी काही कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय. ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल. देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. हम परिस्थिति पर नजर रखे हैं, उचित समय पर इस पर बोलेंगे. शरद पवार के ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके बाद एनसीपी की कमान किसे मिलेगी. इस पद के दो सबसे बड़े दावेदार हैं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनके भतीजे अजित पवार. इनके अलावा दो और भी नेता हैं जो इस कुर्सी के दावेदार हो सकते हैं, प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा. सोहित, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, काफ़ी चर्चा होगी, बहुत सारी खबरें इस पर होंगी कि कौन होगा अगला बॉस और कई नाम हैं, तो मजबूत नाम या बंटवारा इन रोल्स का किस तरह, क्या खबरें मिल रही हैं? जी बिल्कुल, और ये कोई आसान फैसला नहीं होगा शरद पवार के लिए भी. हालांकि अगर उन्होंने ये इसका ऐलान किया कि वो अब अध्यक्ष नहीं बनना चाहते तो उनके मन में एक नाम भी ज़रूर होगा जिसे वो एनसीपी के अगले अध्यक्ष के तौर पर देख रहे हैं. देखिए, आज के इस फैसले को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे ये अब भी वही जगह है जहां पर आज सुबह शरद पवार ने यह ऐलान किया कि वो एनसीपी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहे हैं और उसके बाद से लगातार जो कार्यकर्ता है एनसीपी के वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर वो चाहते हैं कि शरद पवार अपने फैसले को वापस लें. अब मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि इस फैसले को किस तरह से देखना चाहिए. सबसे पहली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा था कि एनसीपी के दो टुकड़े हो जाएंगे या जो विधायक हैं वो एक दूसरे से अलग होंगे. देखिए, अगर आप देख सके, अजित पवार जो है वो एक बार फिर से यहाँ पर आए हुए हैं और संभव है कि अजित पवार अभी मीडिया से बात करें. सुप्रिया सुले को भी देखा जा सकता है. सुप्रिया सुले अभी बाहर निकली हैं, अजित पवार भी वहाँ पर मौजूद हैं और हो सकता है कि संभव है ये कि मीडिया से वो बात करें. वो क्या कहते हैं वो सुनते हैं, उसके बाद हम हमारी चर्चा को भी जारी रखेंगे. लेकिन इससे एक तो ये कहा गया कि जैसे कि पहला एक चीज़ जो शरद पवार ने वापस साबित कर दिया वो ये था कि एनसीपी में अब भी शरद पवार का ही चलता है. बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि एनसीपी के दो टुकड़े होंगे, क्या कुछ होगा, ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे. लेकिन उस सब के बीच में एक बार फिर से ये साबित हो गया. अब हम सुनते हैं कि सुप्रिया सुले आई हैं, कौन क्या कह रहे हैं. जी, सुप्रिया सुले हैं यहाँ पर और अजीत पवार भी हैं और सुनाएंगे आपको कि वो क्या कहते हैं. वो तैयारी में हैं कि कुछ बातचीत करेंगे मीडिया से. अब सवाल यही है सबसे बड़ा कि अगला बॉस कौन है यहाँ पर. अब ये अगर बातचीत शुरू करें तो हम आपको सीधे सुनाएंगे कि वहाँ पर क्या बात हो रही है. अजीत पवार भी बाहर आ गए हैं और सुप्रिया सुले भी वहाँ पे
नजर आ रही हैं। अजित पवार और सुप्रिया सुले फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं उनसे कह रहे हैं कि आप अभी उठ जाइए। सुबह से ये कार्यकर्ता लगातार बैठकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, शरद पवार से उनके फैसले को वापस लेने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर छगन भुजबल को भी देखा जा सकता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है और एक बार फिर से यही कहा जा रहा है या उनसे मांग की जा रही है कि आप अभी यहाँ से उठ जाइए। तो अभी तो फिलहाल ये है, जब मीडिया से बात करेंगे तो उसकी भी हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहा जाता है। इस सबके बीच में एनसीपी के कमेटी की एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने तय किया कि शरद पवार अध्यक्ष पद पर बने रहें और एक वर्किंग प्रेसिडेंट कार्याध्यक्ष बनाया जाए जो डे टू डे एक्टिविटी पर काम करे। अभी एक नया प्रपोजल है जो बनाया गया है। इस बीच जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ भी बहुत है। शरद पवार माफ कीजिए अजित पवार पहुंचे हैं, एक बार फिर से कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बातचीत हो रही है और इस पर कोशिश उनकी ये है बताने की या कार्यकर्ताओं को बोलने की कि आप आ जाइए, आप लोग अभी उठ जाइए, ये बताने की कोशिश है। मीडिया की भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, सुप्रिया सुले हो, छगन भुजबल हो, वो सभी लोग मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। बहरहाल अभी वो मीडिया को ब्रीफ करते नजर नहीं आ रहे हैं, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर चर्चा की बात करें तो आज जो हुआ उसको इससे 3-4 चीज़ें एक तो हो गई। एक तो एनसीपी को कौन ताकतवर है इसे लेकर सवाल उठ रहा था। ये कहा जा रहा था कि अजित पवार के पास बहुत कंट्रोल है, लेकिन आज जिस तरह से शरद पवार ने लाइव कैमरा में ये कहा और जो आज दिन भर हमने देखा उससे ये साफ है कि पार्टी पर जो कंट्रोल है वो शरद पवार का ही है। दूसरी बात अगर करें पार्टी के भीतर तो अभी अगर ये पार्टी में जिस तरह से 2 हफ्तों से चल रही थी कि फूट हो सकती है या पार्टी में कुछ लोग अजित पवार के साथ जा सकते हैं, अभी ये संभव नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से एक बार फिर से मास कंट्रोल शरद पवार के हाथ में चला गया है तो ये एक बार फिर से ये साबित हो चुका है कि जो ताकत है वो शरद पवार के पास है। तस्वीरों में आप देखिए अजित पवार, सुप्रिया सुले ये जो हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ कर रहे हैं सुबह से, ये भी बताने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। जी और सुप्रिया सुले को आप देख रहे हैं वो भी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश है और क्या कुछ किया जाता है ये देखना है। बिल्कुल, क्या कुछ होगा, क्या कोई बातचीत करती हैं, शायद अगर ऐसी कोई खबर आती है तो वापस आएंगे आपके पास सोहित। लेकिन इस समय सुप्रिया सुले कार्यकर्ताओं को समझा रही हैं, अजीत पवार समझा रहे हैं कि जो सुबह से यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हैं शरद पवार के ऐलान के बाद उन मांग करते हुए कि वो अपने ऐलान को वापस लें, जो उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया उसको वो वापस लें। तो उनका जो ये कार्यकर्ताओं का जो ये प्यार और विश्वास है शरद पवार के लिए, अजीत पवार और सुप्रिया सुले दोनों बाहर आए हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं। ये सवाल इस वक्त बना हुआ है कि कौन अगला बॉस होगा शरद पवार अगर अध्यक्ष पद छोड़ते हैं तो, पर ये इस वक्त साफ है कि शरद पवार के हाथों में ही सब कुछ है। इस समय जो कमान है पार्टी की और जो वो फैसला करेंगे उसको मानने के लिए सब तैयार होंगे। तो एक ब्रेक लेंगे, इससे इस वक्त हम महाराष्ट्र में हलचल जो है वो जारी है, इसके ऊपर जो भी अपडेट्स होंगे हम आपके पास लेकर आएंगे दोबारा। तो इस समय ये जो पवार परिवार है उसमें भी खबर आई कि ये एक तरह का पावर टसल है कि कौन यहाँ पर जगह लेगा शरद पवार की। अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच की जो खींचतान है उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई और पिछले कुछ दिनों से ये भी चर्चा रही कि अजित पवार क्या एक बार फिर से पार्टी छोड़ के जाएंगे, क्या एनसीपी जो है वो 2 टुकड़े में हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें चर्चा में रहीं, लेकिन इस बीच आज जो ऐलान कर दिया शरद पवार ने कि वो अध्यक्ष पद पर अब नहीं रहेंगे, वो एक बहुत एक उथल पुथल मचा देती है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, जो इस समय महाराष्ट्र में चल रहा है। पृथ्वीराज चौहान, और सवाल यही है कि एनसीपी का अगला बॉस कौन होगा, पर यह दिख रहा है कि कार्यकर्ताओं का इतना ज्यादा जो समर्थन और मांग है कि शरद पवार बने रहे, पर किस तरह से आप किस करवट बैठते देखते हैं यहाँ की राजनीति को अब? देखिए, पवार साहब ने हमें सबको एक मैं से कहूँगा शॉक दिया है सुबह जब ऐलान किया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त होना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं। लेकिन
मैं ये भी कहूंगा कि शायद इस अध्याय का अंतिम अध्याय भी लिखा नहीं गया है, क्योंकि सारे के सारे जो दूसरी कतार के नेता हैं पवार साहब के बाद में, उस सभी ने, अजीत पवार छोड़ के सभी नेताओं ने पवार साहब से गुजारिश की है कि वो अध्यक्ष पद का इस्तीफा ना दें। तो क्या पवार साहब का इस्तीफा अंतिम है या उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, पुनर्विचार हो सकता है? जब तक इसकी अंतिम रूप से घोषणा नहीं होती या पवार साहब अंतिम रूप से जब तक नहीं बताते कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, तब तक ये स्पेक्युलेट करना कि कौन अगला बॉस बनेगा, कौन अध्यक्ष होगा, ये मैं समझता हूँ निरर्थक है। पृथ्वीराज जी, आप तो महाराष्ट्र की राजनीति को इतनी अच्छी तरह से जान रहे हैं। ऑडियोज गॉन। आपको आवाज नहीं आ रही? आई कांट हियर यू। ओके, कोशिश करेंगे कि कोशिश, अभी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही जी। तो आप जो कह रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि अभी भी कोई गुंजाइश है कि शरद पवार के ऐलान के बाद भी शरद पवार ही अध्यक्ष रहे, या आपको लग रहा है ये फैसला उनका आखिरी फैसला है, या ऐलान जो है? यही तो मैंने कहा कि इसका अंतिम अध्याय शायद भी नहीं लिखा गया है, क्योंकि अजीत पवार के अलावा सारे दूसरी कतार के नेता, बिल्कुल आखिरी कार्यकर्ता तक सभी लोग पवार साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि वो इस्तीफा ना दें। तो क्या उन लोगों की बात वो सुनेंगे? पहले भी कई बार हो चुका था जब उन्होंने लोकसभा नहीं लड़ने का फैसला किया था, फिर उन्होंने कोशिश की थी लोकसभा लड़ने की, उन्होंने फिर राज्यसभा भी नहीं रहने का फैसला किया था, फिर वापस लिया। तो मैं समझता हूं कि जो कार्यकर्ताओं की और जो नेतागण है, जैसे कि उन्होंने 15 लोगों की एक कमेटी बनाई है, कमेटी में एक व्यक्ति को छोड़कर, अजीत पवार को छोड़कर बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं पवार साहब आप नहीं जाएंगे हमको छोड़कर। तो क्या पवार साहब का ये निर्णय अंतिम है? शायद 2-4 दिन में ये इसका फैसला हो जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसले की हम राह देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। शायद वो फैसला कर्नाटक के पोलिंग के बाद आएगा, 11, 12, 13, 14 तो, क्योंकि 15 को 2 न्यायाधीश निवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो वो भी बहुत बड़ा अहम फैसला होगा। क्या शिंदे मुख्यमंत्री और उनके 15 साथी 16 जनों को निष्कासित किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा और महाराष्ट्र को नए मुख्यमंत्री की तलाश रहेगी? तो ये भी एक दूसरा ये सारी जो घटनाक्रम है, क्या उस घटना से कोई रिलेटेड है, क्या संबंधित है, क्या ये भी सोचना पड़ेगा। जी, तो ये लेकिन मैं भी नहीं मानता ये फैसला अंतिम है। जी, तो ये निष्कासन की तलवार तो लटकी ही हुई है सरकार पे, लेकिन साथ साथ जो आपने कहा, आप मान रहे हैं कि फैसला अंतिम नहीं है, और सिर्फ, और आपने बार बार कहा कि अजित पवार को छोड़ के सारे लोग चाहते हैं कि वापस लें शरद पवार फैसला। तो ये भी जरा समझना चाहेंगे कि वजह क्या रही होगी शरद पवार के ऐसे ऐलान की, इस समय क्यों किया उन्होंने ये ऐलान? देखिए, पवार साहब क्या सोचते हैं वो तो उनके घर वालों को भी पता नहीं रहता, तो किसी और को बाहर से ये सोचना कि वो क्या सोच के उन्होंने कोई फैसला किया है तो असंभव है। अटकलें बहुत सारी चल रही है। तो क्या जो एक दूसरा एक पहलू है कि मैं भी कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचार के लिए मैं यहाँ पे बेलगांव में हूँ। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि करीब करीब 40 उम्मीदवारों को एनसीपी में कर्नाटक में उतारा है। अब ये उम्मीदवार सिर्फ कांग्रेस के वोट का बंटवारा करेंगे, जबकि कांग्रेस जीतने जा रही है। तो क्या कांग्रेस के वोटों का बंटवारा करके बीजेपी को मदद देकर कांग्रेस एनसीपी क्या हासिल करना चाहती है, मैं नहीं समझ पा रहा। तो एनसीपी में काफी घमासान चल रहा है। एनसीपी के कुछ नेतागण भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। अजित पवार खूब भाजपा के मुख्यमंत्री होना चाहते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी ये बात स्वीकार करेंगे? मैं नहीं मानता ये बहुत आसान बात होगी। क्या आरएसएस मोदी जी इतने डेस्परेट है जीतने के लिए महाराष्ट्र कि वो कुछ भी करने को तैयार है? तो ये मैं समझता हूं कि अगर अजित पवार अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो शायद बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में एमवीए बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्रांग है। परसों कल ही हमारी मुंबई में काफी बड़ी रैली हुई थी, तीनों पार्टी के नेतागण वहां थे। तो इसलिए एनवीए बिल्कुल इंटैक्ट है। अब एमवीए का एक घटक पक्ष जो है वो एनसीपी है, उसका नेता कौन है एनसीपी का अंदरूनी मामला है, उस पर हमारा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। जो टूट फूट या जो हलचल या जो खबरें हैं टूट फूट की या जो समस्या है उसका इस पर भी असर पड़ेगा महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी पे। देखिए, अगर पूरे के पूरे एनसीपी एमवीए छोड़कर
बीजेपी के साथ जाती है तो ठीक है कि फिर एमवीए नहीं रहेगा तीन पार्टियों का। अगर कुछ लोग जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि आज के हालात के बाद ऐसी कोई घटना घटने वाली है। पवार साहब अपने जीवन के 64 साल तक इन कम्युनल फोर्सेस से लड़ते रहे हैं, क्या आखिरी दिन में वो कम्युनल फोर्सेस से जाएंगे? मैं नहीं समझता। तो क्या बीजेपी के साथ जाने की बात पे कोई टकराव है क्या घर में या फैमिली में या एनसीपी में? मैं नहीं जानता। बड़ी बात है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या इस बात को लेकर फैमिली में टकराव है? फैमिली में कुछ टकराव तो है, पर क्या मुद्दा है? आपने कहा ये कहना बहुत मुश्किल है बाहर से कि क्या फैमिली में कोई टकराव है। जी जी, लेकिन ये बात पक्की है कि कुछ लोगों ने अपनी राय जाहिर की थी कि शायद वो बीजेपी के साथ जाकर मंत्री बनना चाहेंगे, विपक्ष में नहीं बैठना चाहेंगे, उनको एजेंसी की बहुत तकलीफ हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एजेंसी की तकलीफ बचाने के लिए भी कई लोग फैसला लेने के पक्ष में हैं। बिल्कुल। तो अभी पता नहीं क्या एनसीपी का अंतिम क्या फैसला होगा। अभी ये कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद आपका पृथ्वीराज साहब हमसे बात करने के लिए। और इस समय अजित पवार भी शायद संबोधित कर रहे हैं लोगों को। अरे लाईट साबडे लाईट काढणं मित्र आता काय चालवायचं कसं काढू मी किती खाली घेतलं सांगितलेलं आहे साहेब इथं गेल्यानंतर दुपारी त्यांचा आहार असतो, लिक्विड घेतात, ते घेतलं त्यांना त्यांचा कार्यकर्ता ऐका, त्याला प्रतिसाद द्या आणि तुम्ही इथं गेल्यावरच लाईव्ह दाखवणं बंद होतील, नाहीतर ते तुम्ही म्हणता इथं आम्ही बसतो काय होत नाही, पण तिथं दिसतंय ना सिल्वर ओकला त्यांनी त्यांच्या, तुम्हाला माहिती आहे त्यांच्याच ऑफिसमध्ये मोठा टीव्ही लावलेला, त्याच्यात ते सगळं दिसतंय। त्याकरता तेवढं तरी साहेबांचं आपण ऐकावं आणि त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना पाठवलेलं आहे तुमच्याकरता। चालेल चालेल तो अजित पवार यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और खबर इस वक्त आ रही है कि अजित पवार ने कहा है कि शरद पवार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। लगातार तमाम समर्थक शरद पवार के ऊपर या शरद पवार से ये आग्रह कर रहे हैं और काफ़ी दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने फैसले को वापस लें, वो अध्यक्ष पद को ना छोड़ें। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, पर जैसा अभी पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी कहा कि अभी ये गुंजाइश बाकी है, शरद पवार अपना फैसला वापस ले सकते हैं। और अजित पवार के अलावा सभी लोग ये चाह रहे हैं कि वो फैसला वापस ले, लेकिन अभी खबर ये आई है कि अजित पवार ही शायद ये कह रहे हैं कि शरद पवार फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। इसलिए अभी एनसीपी के अगले बॉस के ऊपर ज़्यादा अंदाज़ा लगाना भी सही नहीं है। सुप्रिया सुले और अजित पवार को आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समझा रहे हैं कि यहाँ पर जो सुबह से लोग बैठे हुए इस ऐलान के बाद वो उठें वहाँ से और जाएं। लेकिन शरद पवार ने शायद 2-3 दिन का समय मांगा है, ये अजित पवार ने बाहर आकर जानकारी दी है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ब्रेक लेते हैं और लौटेंगे खबरों में।